नमस्ते सर। आज हम सीजीएसटी एक्ट 2017 के एक बहुत ही अहम सेक्शन पर बात करेंगे। सेक्शन 5 अधिकारियों की शक्तियों मतलब पावर्स ऑफ ऑफिसर्स पर। हमारे पास बेयर एक्ट है और कुछ सपोर्टिंग मटेरियल भी है। कोशिश रहेगी कि इसे अच्छे से समझें, खासकर एक लॉ स्टूडेंट के नजरिए से। बिल्कुल। सेक्शन 5 जो है वो जीएसटी प्रशासन के लिए बहुत फाउंडेशनल है। सोचिए, सेक्शन 3 और 4 में हमने देखा अधिकारी कौन है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। पर अगर उन्हें काम करने की शक्ति ही न दी जाए या ये साफ न हो कि कौन क्या कर सकता है, तो फिर सिस्टम चलेगा कैसे? सेक्शन 5 इसी फ्रेमवर्क को, इसी व्यवस्था को सेट करता है। हाँ, सही कहा आपने। तो सर चलिए शुरू करते हैं इसके मूल उद्देश्य से। ये सेक्शन आखिर क्यों इतना जरूरी है? लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि इन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना हो। इसीलिए ये सेक्शन बोर्ड को मतलब सीबीआईसी को ये अधिकार देता है कि वो इन शक्तियों पर कुछ शर्तें, कुछ सीमाएं लगा सके। अच्छा। इससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है। अच्छा, तो मतलब शक्तियां भी हैं और उन पर एक तरह का चेक भी है। ठीक है, अब इसके हिस्सों को देखते हैं। उपधारा 1 और 2 ये क्या कहती हैं आसान शब्दों में? जरूर। उपधारा 1 सीधी सी बात कहती है कि कोई भी सेंट्रल टैक्स अधिकारी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, अपनी ड्यूटीज निभाएगा, लेकिन उन्हीं शर्तों और सीमाओं के अंदर जो बोर्ड यानी सीबीआईसी लगाएगा। कानून में शब्द हैं सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज द बोर्ड में इम्पोज। मतलब पावर एब्सोल्यूट नहीं है। फिर आती है उपधारा 2। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहती है कि एक सेंट्रल टैक्स अधिकारी अपने से नीचे वाले मतलब सबऑर्डिनेट अधिकारी की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। अच्छा, मतलब सीनियर जूनियर का काम भी कर सकता है। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, थ्योरेटिकली तो कर सकता है। प्रैक्टिस में ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत के लिए या सुपरविजन के लिए या किसी खास सिचुएशन में होता होगा। लेकिन मेन बात वही उपधारा 1 वाली है। चाहे वो अपनी पावर यूज करे या सबऑर्डिनेट की, उसे बोर्ड की शर्तें और सीमाएं तो माननी ही होंगी। हर ऑफिसर का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, लिमिटेशंस होती हैं। समझ गए। अब आते हैं उपधारा 3 पर। ये शक्तियों के प्रत्यायोजन, डेलीगेशन की बात करती है। ये तो काफी जरूरी लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाँ बिल्कुल, ये डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। उपधारा 3 कमिश्नर को ये पावर देती है कि वो अपनी शक्तियां कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ एक लिखित ऑर्डर के जरिए अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को सौंप सकता है। इसी को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स। जैसे मान लीजिए रिफंड सैंक्शन करना है या छोटे मामलों का असेसमेंट करना है, तो कमिश्नर ये काम अक्सर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर या दूसरे नीचे के अधिकारियों को सौंप देते हैं, ताकि काम रुके नहीं, चलता रहे। इसमें लोग अक्सर क्या गलत समझ लेते हैं? कोई कॉमन मिस्टेक? एक आम गलतफहमी ये हो सकती है कि शायद कोई भी सीनियर अपने जूनियर को कोई भी काम बस कहकर सौंप सकता है। ऐसा नहीं है। सेक्शन 5(3) साफ कहता है कमिश्नर अपनी शक्तियां सौंप सकता है, और वो भी लिखित आदेश से और शर्तों के साथ। तो अगर कोई अधिकारी कोई पावर इस्तेमाल कर रहा है तो ये देखना जरूरी है कि क्या उसे वो पावर ठीक से डेलीगेट हुई है। और हाँ, उपधारा 4 में एक रोक भी लगाई गई है, सही कहा ना? जी हाँ, उपधारा 4 एक बहुत जरूरी लिमिटेशन है। ये कहती है कि इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, कोई भी अपीलीय प्राधिकारी मतलब एपलेट अथॉरिटी वो किसी दूसरे सेंट्रल टैक्स अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। उनका काम साफ है, अपील सुनना, निर्णय देना, न कि टैक्स ऑफिसर्स वाली जमीनी पावर्स इस्तेमाल करना। ये सारे प्रावधान अकेले तो काम नहीं करते होंगे। इनका दूसरे सेक्शन से क्या कनेक्शन है, जैसे सेक्शन 3, 4 या शायद सेक्शन 168? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक लॉजिक है। सेक्शन 3 ने बताया कि कौन कौन से अधिकारी होते हैं। सेक्शन 4 ने बताया कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब सेक्शन 5 इन्हीं नियुक्त अधिकारियों को, जो सेक्शन 3 में बताए गए हैं, काम करने की शक्ति देता है। लेकिन कैसे? बोर्ड की शर्तों सेक्शन 5(1) और डेलीगेशन के नियमों सेक्शन 5(3) के तहत, और सेक्शन 168 जो है वो बोर्ड को एक्ट लागू करने के लिए सामान्य आदेश निर्देश जारी करने की पावर देता है। तो वो सेक्शन 5 के तहत दी गई शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है उसे भी प्रभावित कर सकता है। और हाँ, एक और बात, यूटीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 6 भी जरूरी है। वो कहता है कि सेंट्रल टैक्स अधिकारी यूटीजीएसटी एक्ट के तहत भी काम करेंगे, तो उनका अधिकार क्षेत्र और बढ़ जाता है। हाँ, ये तो सब काफी इंटरलिंक्ड है। अब अगर हम एक लॉ स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो परीक्षा या वाइवा के लिए
इस सेक्शन से क्या खास बातें याद रखनी चाहिए? देखिए, वाइवा के लिए तो सेक्शन 5(3) डेलीगेशन बहुत जरूरी है। सेक्शन 5(1) शर्तों वाली बात, सेक्शन 5(2) सबऑर्डिनेट की पावर यूज करना और 5(4) अपीलेट अथॉरिटी पर रोक, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं और इनका सेक्शन 3(4) से लिंक जरूर पूछा जा सकता है। परीक्षा में लिखने के लिए मेरा सुझाव है, पहले सेक्शन का उद्देश्य बताइए, फिर चारों उपधाराओं को समझाएं कीवर्ड्स के साथ, जैसे शर्तें, सीमाएं, अधीनस्थ, प्रत्यायोजन, लिखित आदेश, अपीलीय प्राधिकारी, और डेलीगेशन का एक अच्छा सा उदाहरण जरूर दें। अच्छा, तो अगर एक लाइन में समराइज करना हो इसे और मान लीजिए किसी जूनियर को समझाना हो तो कैसे करें? एक लाइन में हम कह सकते हैं, सेक्शन 5 सीजीएसटी अधिकारियों को बोर्ड की शर्तों के तहत शक्तियां देता है, सीनियर को जूनियर की शक्ति इस्तेमाल करने और कमिश्नर को शक्तियां डेलीगेट करने की अनुमति देता है, पर अपीलेट अथॉरिटी को रोकता है। और जूनियर को समझाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का इस्तेमाल करें, दिखाएं कि देखो ये सेक्शन 3 वाले अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति सेक्शन 4 में हुई, अब इन्हें काम करने की पावर सेक्शन 5 से मिली, पर इन पर बोर्ड की शर्तें 5(1), सीनियर जूनियर का काम 5(2) और कमिश्नर काम बांट 5(3) सकता है। ऐसे विजुअली समझाना आसान रहेगा। और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, उनके लिए इसकी रोजमर्रा की क्या अहमियत है? अरे उनके लिए तो ये रोज की बात है, बहुत जरूरी है। उन्हें हमेशा ये चेक करना होता है कि भाई जो नोटिस आया है या जो ऑर्डर आया है उसे जारी करने वाले अधिकारी के पास वो पावर थी भी या नहीं, उसका जुरिस्डिक्शन था या नहीं, क्या पावर का डेलीगेशन ठीक से हुआ था। अगर नहीं तो उस नोटिस या ऑर्डर को इसी ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ऑफिसर का डेजिग्नेशन और जुरिस्डिक्शन कंफर्म करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये था सेक्शन 5 का एक तरह से पूरा विश्लेषण। ये साफ है कि ये सेक्शन सिर्फ पावर्स देने के बारे में नहीं है, बल्कि जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्मूथली और कंट्रोल के साथ चले उसकी नींव रखता है। बिल्कुल सही कहा, ये शक्ति देने और उसे रेगुलेट करने के बीच का संतुलन है। ये पक्का करता है कि इतनी बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो व्यवस्थित तरीके से काम करे। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब सेंट्रल टैक्स अधिकारी यूटीजीएसटी एक्ट के तहत भी काम करते हैं, तो इन दोनों कानूनों के तहत उनकी पावर्स और लिमिटेशंस का तालमेल प्रैक्टिकली कैसे बैठता होगा? क्या इसमें कभी कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है? शायद इस पर आगे सोचने की जरूरत है। खैर, सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम सेक्शन 6 को समझेंगे।